हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज के इस सेशन में पर्टिकुलरली हम ICMR के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ICMR का जो पेपर है वो 8 जुलाई को स्केड्यूल है और मे भी शायद आपका उसी दिन एग्जामिनेशन हो भी सकता है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं इस एग्जामिनेशन को। अब हम जितना हो सके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, और जिससे कि आप सभी को पता है कि ICMR का जो पेपर होता है वो आपका बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस उसमें उसमें बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है। CSIR से थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको पैटर्न यहाँ पे अलग देखने को मिलता है। इस वजह से आप ये मान करके चलिए कि आपने अगर एक अप टू द मार्क प्रिपरेशन की है तो आप इस एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर कर सकते हैं। बिना देर के हुए चलिए अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को, जो आज का सेशन है, इसको हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, और इसको आप कोशिश करिए सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक लोकलाइज ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। और इस टाइप की जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सेम स्पीशीज के अगर बहुत सारे लोकलाइज ग्रुप में आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, तो ये आप इन चारों पांचों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कौन सा सही है जो लोकलाइज ग्रुप का डेफिनेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है। यहाँ पे 5 टर्म्स आपको इन ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो इन 5 टर्म्स में आपको लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने वाला बेस्ट टर्म कौन सा लगता है? आपको इस क्वेश्चन में यही आंसर करना है कि कौन सा बेस्ट टर्म है टू डिफाइन द लोकलाइज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए इसमें। काफी लोगों के आंसर आने भी लगे हैं, एंड ज्यादातर लोग ऑप्शन पॉपुलेशन को सही कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। देखते हैं ये सही ऑप्शन है या नहीं। या पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर, एंड बिकॉज पॉपुलेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको किसी लोकलाइज ग्रुप में आप एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखते हैं, जैसे आप अपने एरिया में आप देखते हैं कि आपके कॉलोनी में, आपके आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो आप ही की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर ह्यूमंस ही होते हैं। और वैसे ही किसी एक लार्ज पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई स्पेसिफिक स्पीशीज अगर एक लोकलाइज ग्रुप में अगर एक जगह एक साथ रह रहे हैं, तो उस स्थिति में जो बेस्ट टर्म होता है उसको डिफाइन करने का उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। चलिए अब और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ तो था नहीं, और वैसे ICMR के पेपर में आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस उसमें बहुत ही बेसिक देखने को मिलते हैं। अगर आपका बेस क्लियर है और सारे टर्म्स आपको क्लियरली पता है तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि a type of protein which is critical to all cells is organic catalyst called as feedback activators, feedback inhibitors, enzymes, metabolites और nutrients। इन पांचों में से कौन सा आपको ऐसा प्रोटीन है जो बेसिकली ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, और उसको बेस्ट टर्म होता है जो डिफाइन करता है किसी भी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट मॉलिक्यूल को डिफाइन करने का बेस्ट जो टर्म है वो इनमें से कौन सा है? तो चलिए आप लोग आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए इसके लिए।
ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप इसमें थोड़ा सा फोकस करें, और आपने अगर हमारी पिछली क्लास अगर देखी हो, और आपने जैसा अभी CSIR के प्रिपरेशन के दौरान आप पढ़ भी रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। बहुत ही बेसिक टर्म है, आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे आपको नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड भी मेटाबोलाइट्स में आते हैं, तो इस वजह से ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। न्यूट्रिएंट्स में आपको सिर्फ प्रोटीन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको प्रोटीन भी देखने को मिलता है, और साथ ही में आपको लिपिड मॉलिक्यूल भी देखने को मिलता है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। रही बात फीडबैक एक्टिवेटर्स और फीडबैक इनहिबिटर्स, अगर आप सेल बायोलॉजी में अगर आपने जो एंजाइम कैटालिसिस, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में जो एंजाइम कैटालिसिस की जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसमें एंजाइम ही एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल्स के अंदर बहुत सारी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटालाइज करने का काम करता है। एंजाइम एक सबस्ट्रेट से बाइंड होकर के उस सबस्ट्रेट के पर्टिकुलरली बाइंड करके आपका उस सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करने का काम करता है पर्टिकुलर किसी सेल में। तो एंजाइम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करने का कोशिश करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। ये यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहा है कि when the blood glucose level is rises in the human, the pancreas secretes insulin and as a result the blood glucose level declines। यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये बोल रहा है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन की सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है ऑर्गेनिकली, और जिसके वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो पैंक्रियाज ग्लूकेगॉन की सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा से बढ़ जाता है। इस तरीके की ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपसे यही पूछ रहा है कि सिंपल टर्म्स में आपको ये बताना है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नेचुरली हाई हो जाता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन की सिक्रेशन करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, उसे डिक्लाइन कर देता है। और साथ ही में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो पैंक्रियाज ग्लूकेगॉन की सिक्रेशन कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, जिसके वजह से आपका दोबारा से ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है लिवर में, और आपका जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसका लेवल राइज हो जाता है। इस तरीके की रेगुलेशन वाली एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? आपको सही आंसर बताना है इसमें से। कैटालिटिक फीडबैक बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, कि नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, या फिर प्रोटीन इंटरैक्शन बोलते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स अभी एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है। एक सेकंड मैं अभी थोड़ा चेक कर लेता हूँ इसको। ओके फाइन, इट इज एवरीथिंग इज गुड। सो इस रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर करके बताइए इसमें। बहुत से लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो या इट इज करेक्ट आंसर, आपका आंसर सही है। देखिए जब होता क्या है कि बेसिकली जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है
कि अभी आपका ग्लूकोज लेवल, जब आप खाना खा करके आते हैं और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, तो ब्रेन की तरफ से आपको कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, जिन्हें हम ग्लू सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, जो कर कुछ आपके सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू आपके कुछ सोडियम आयंस बाहर निकलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर नेगेटिव रेगुलेशन होने लगता है ग्लूकोज का, और इस वजह से इस पूरी फीडबैक को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। सो दिस आंसर इज करेक्ट। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following explains most specifically the attraction of water molecules to one another? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी बॉन्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक अट्रैक्शन शो करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में स्पेसिफिकली जोड़ने के लिए, कौन से बॉन्ड्स का जरूरत पड़ती है। काफी लोगों के आंसर आना शुरू भी हो गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए आप लोग। तो आप सभी को चलिए आप लोग आंसर देते रहिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको जैसा बेसिकली पता होगा कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, उनमें दो बॉन्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स आपके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जुड़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप तो ये 11th-12th में पढ़ते थे। खैर चलिए, आईसीएमआर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस आईसीएमआर के पेपर में देखो, होता ये है कि जो CSIR का लेवल होता है, उससे आपको पार्ट बी का क्वेश्चंस जो होते हैं उससे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे पार्ट बी के लेवल के क्वेश्चंस इसमें होते भी नहीं है। पार्ट बी में जो CSIR के क्वेश्चंस आते हैं वो भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स यूज करना होता है। यहाँ पर तो आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, बेस भी क्लियर है आपका, तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा पॉलीमर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। जैसा कि हम सभी को पता है, स्टार्च, सेलुलोज और डीएनए ये आपके बहुत सारे मोनोमेरिक कंपाउंड से मिलकर के बनने वाले आपके कंपाउंड्स होते हैं। इस वजह से जो स्टार्च, सेलुलोज और डीएनए है, ये तीनों आपके पॉलीमरिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सो ग्लूकोज ही एक ऐसी यूनिट होती है जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, और दोनों मोनोमेरिक यूनिट आपकी या तो एल और डी कन्फिग्रेशन में आपको देखने को मिलती है। अगर आपको ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर पता हो तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड पे होता है तो डी कन्फिग्रेशन शो होता है, या फिर एंटी कन्फर्मेशन शो होता है। और ग्लूकोज का अगर लेफ्ट हैंडेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वहां पर आपको सिन कन्फर्मेशन शो होता है, या फिर वहां पर आपको, हाँ वो तो बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस है, और आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं नहीं, बस आपको देखते ही आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। आपको यहाँ पे ज्यादा सोचना ना पड़े, बस इसके लिए आपको यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसी वजह से इस पेपर को 2 घंटे का बनाया गया है, क्योंकि आईसीएमआर वालों को भी पता है कि जो आदमी CSIR की तैयारी करके आ रहा है और JRF लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसने अच्छे खासे डेप्थ में कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं। बस ये है कि जो थोड़ा डेप्थ में ज़्यादा पढ़ने की वजह से हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन पावर अगर अच्छी नहीं है तो याद रखना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा टफ लग सकता है ये पेपर, लेकिन बाकी बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस आप अच्छे तरीके से सारे टर्म्स को याद रखिए, और कैसे कौन सी प्रोसेस में कौन से मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको अगर आप याद रखते हैं तो आप इस तरीके से एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि
इन सारे कंपाउंड्स में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि अमाइनो एसिड्स, जिनके अंदर अमाइनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज, इंसुलिन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए? हीमोग्लोबिन में अमाइनो एसिड्स होते हैं, कि कोलेस्ट्रॉल में होते हैं, कि एंटीबॉडीज में होते हैं, कि इंसुलिन में होते हैं? और इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिनमें नहीं होते हैं? आपको यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें आपको अमाइनो एसिड्स नहीं देखने को मिलता है। तो प्रिया का आंसर आ गया है, बोल रही है कि कोलेस्ट्रॉल होगा सर। चलिए अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल को हमने मार्क कर लिया है, देखते हैं कि ये सही ऑप्शन है या नहीं। अनुज भी बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। सो इसका सही आंसर कोलेस्ट्रॉल ही है। बेसिकली आपको अगर कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पता हो तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड मॉलिक्यूल है, और लिपिड मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स का कोई काम है नहीं। एंटीबॉडीज, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, बाकी सारी प्रोटीन्स, और हम सभी को पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के मिलकर के बनते हैं। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि कितने अमाइनो एसिड्स अभी तक नोन है, और कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प होते हैं? या फिर छोड़िए, ये बताइए कि जो एंड टर्मिनल पे कौन सा अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स में एंड टर्मिनल पे कौन सा ज्यादा अमाइनो एसिड होता है? सोचते रहिए, आंसर करते रहिए, तब तक हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिमिलर इन दैट दे are synthesized from the monomer by the process of hydrolysis, or they are synthesized from the monomers by the dehydration reactions, or they are synthesized as a result of a peptide bond formation between monomers, or they are decomposed into their subunits by the dehydration reactions. तो इन चार में से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर है? कोई बता सकता है इसका आंसर? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करने होंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी शुरू में जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो आप देखते ही कर लोगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे, तो वेट फॉर इट। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, सिंथेसाइज फ्रॉम द मोनोमर ऑफ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसा आप सभी को पता है कि पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हुए नहीं दिखेगा। और प्रोटीन्स के बारे में तो आपने ये लेनिंजर की लाइन है जो आपने पढ़ी हुई है कि जब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और उसमें जब दो पेप्टाइड बॉन्ड्स जुड़ते हैं तो उस समय आपका एक वाटर मॉलिक्यूल डिटैच हो जाता है या फिर उससे टूट जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल टूटने की वजह से दो पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और अ लिपिड और अ पॉलीसैकेराइड इज बेस्ड ऑन फ्रॉम द मोनोमर्स डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी था। जिसने भी सही ऑप्शन दिया है उसको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और जिन्होंने भी गलत किया वो थोड़ा सा एक बार दोबारा से लेनिंजर की बुक को एक बार अच्छे से पढ़ ले। देखिए, आप जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करें। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करें, क्योंकि CSIR के एग्जामिनेशन में हो या फिर DBT का एग्जाम हो या ICMR का एग्जाम हो या गेट का एग्जामिनेशन हो, हर जगह आपको स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस का आजकल लेवल आ रहा है, अभी जैसे आपकी आंसर की भी आई थी तो उसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे जो स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहे थे। तो वो ना समझ आना आपके लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की निशानी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट मेथड डिड फ्रेडरिक सैंगर यूज टू इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। आपसे ये पूछ रहा है कि फ्रेडरिक सैंगर ने जब इंसुलिन का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया था तो उस समय उन्होंने कौन सी टेक्निक को यूज किया था।
क्या उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन चारों में से कौन सी टेक्निक यूज करके आपका इंसुलिन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है या फिर 3D मॉडल है उसको डिजाइन किया था? चलिए इसका बताइए आंसर। ओके, वेरी गुड। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं और सभी का आंसर सही है लगभग। एनालिसिस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, फ्रेडरिक सैंगर ने ये बताया था कि जब इंसुलिन का प्रोटीन जब फॉर्म होता है तो उसमें जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें सारे अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करके उन्होंने बनाया था, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अच्छे से देखने को मिल पाया था। और बाकी की जो टेक्निक्स हैं वो इस टेक्निक से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, वहां पर प्रोटीन का कोई काम नहीं है। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपका प्रोटीन या डीएनए का सीक्वेंस जानने के लिए यूज किया जाता है और ये आपको उन डेटाबेसेस के पास लेकर के जाता है जो आपको प्रोटीन, डीएनए, इन सब के सीक्वेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंप्यूटर कोड्स का मदद लेकर के यूज करते हैं, जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल आता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई मतलब नहीं है, वहां पे आपको प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए होता है। वहां पर आपको स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए यूज किया जाता है, एक तरीके से आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर को इलुसिडेट करने का उसका कोई रोल नहीं है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो डीएनए के लिए यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि मिसफोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन सेल। Which of the following diseases are associated with an accumulation of misfolding proteins? इसका आंसर दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पॉलीपेप्टाइड की मिसफोल्डिंग अगर हो जाती है तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम कॉज हो जाती है सेल्स के अंदर। और इन 4 डिजीजेस का जो नाम मेंशन है, 3 ही नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इन 3-4 डिजीजेस में से आपको कौन सी ऐसी डिजीज लगती है जो कि मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड है? जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए इसके लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अल्जाइमर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं पार्किंसन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं डायबिटीज भी होगा। डायबिटीज एक्चुअली प्रोटीन की फोल्डिंग से नहीं होता है। डायबिटीज आपका जो आपकी प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से जो मेन डिजीजेस होती है वो अल्जाइमर और पार्किंसंस होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड बी बोथ। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट असिस्ट इन द प्रॉपर फोल्डिंग ऑफ अदर प्रोटीन्स? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो दूसरी प्रोटीन्स की फोल्डिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही लगता है? टर्शरी प्रोटीन है, चैपरोनिन है, एंजाइम प्रोटीन है, डीनेचरिंग प्रोटीन है, इनमें से क्या हो सकता है? देखिए जी, इसका करेक्ट ऑप्शन आ चुका है चैपेरोनिन। काफी लोग कह रहे हैं चैपेरोनिन। तो चैपेरोनिन आपने अगर पढ़ा होगा CH83 एंड CH83 एंड CH67 आई थिंक जो प्रोटीन का नाम है वो यूज होता है इसमें प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान। सो आपका चैपेरोनिन इज द करेक्ट आंसर। Roger Kornberg is used this method for elucidating the structure of RNA polymerase. RNA polymerase के स्ट्रक्चर को देखने के लिए रॉजर कॉर्नबर्ग ने कौन सी टेक्निक को यूज किया था? रॉजर कॉर्नबर्ग ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से आरएनए पॉलीमरेज के टर्शरी स्ट्रक्चर को देखा था और ये एक 3D स्ट्रक्चर था।
So moving to the next question, which of the following are the nitrogenous bases of the pyrimidine type? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो गलत होना नहीं चाहिए। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से pyrimidine है। pyrimidine टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस आपको पहचानना है इन चारों में से। क्या वो गुआनिन एडेनिन है, क्या वो साइटोसिन या यूरेसिल है, थाइमीन या गुआनिन है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज क्या है? देखिए एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, राइबोज तो यहाँ पे किसी भी तरीके का प्यूरिन है ही नहीं, कोई शुगर है, ये आपका कोई भी तरीके का नाइट्रोजनस बेस तो है नहीं, ये एक शुगर का टाइप है, तो राइबोज तो वैसे ही हट जाएगा। थाइमीन की जहां तक बात आ जाती है तो थाइमीन आपका पिरिमिडीन है, लेकिन यहाँ पर गुआनिन आ जाता है। तो गुआनिन आपका पता होगा, अगर आपने चारगाफ रूल को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग ATGC बेस पे आपस में जुड़ते हैं, यानी कि एक प्यूरिन और प्यूरिमिडीन आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर के एक डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और सिर्फ प्यूरिन और प्यूरिमिडीन ही नहीं जुड़ते हैं, उसमें आपका राइबोज शुगर भी जुड़ती है, और अगर वो आरएनए बना रहे हैं, अगर डीएनए बना रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोज शुगर भी जुड़ती है। तो गुआनिन एक तरीके का प्यूरिन आपका मॉलिक्यूल है। तो गुआनिन और एडेनिन तो आपका वैसे भी नहीं होगा, ये दोनों ही प्यूरिन है, बचता है साइटोसिन और यूरेसिल। तो साइटोसिन और यूरेसिल इज द करेक्ट आंसर। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि प्यूरिन कौन सा है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पिरिमिडीन देखा था, अभी आपको बताना है कि इन नाइट्रोजनस बेसिस में से प्यूरिन कौन सा है। अब तो वैसे भी आंसर आप सही कर ही लोगे, आपको मैंने पीछे बता ही दिया है कॉन्सेप्ट। चारगाफ रूल को अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो वैसे भी कर लोगे। इसका सही आंसर हो जाएगा गुआनिन एंड एडेनिन। एडेनिन और गुआनिन इज द प्यूरिन मॉलिक्यूल which attaches with the pyrimidine and ribose sugars or deoxyribose sugar to form the DNA molecule or RNA molecule. Anyways, so moving to the next question, which of the following store and transmit the hereditary informations? Hereditary information इनमें से कौन स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो कोई भी कर सकता है इसको, तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैसे फैलती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे के अंदर, और कहाँ पे स्टोर होती है, ये तो सभी को पता है यार। न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड जितने हमारे नॉन है, डीएनए आरएनए हो गया, डीएनए और आरएनए अच्छे तरीके के हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दी अ फैट मॉलिक्यूल और अ ट्राईएसिल ग्लिसरॉल। ट्राईएसिल ग्लिसरॉल जो कि फैट मॉलिक्यूल है, वो किस फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बेसिस पे फॉर्म होता है? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है किन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके वजह से एक फैट मॉलिक्यूल या ट्राईएसिल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या वो 9 मर के एक मॉलिक्यूल से, या डेकामर के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ, या फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 9 या 9 मर और 1 मॉलिक्यूल ऑफ डेकामर और 10, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 5 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 9, या फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 और पेंटामर और 9 मर। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? वो कौन सी यूनिट है जो जिसके डिहाइड्रेशन के वजह से आपका फैट मॉलिक्यूल बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, करेक्ट ऑप्शन है बी, विच इज दी 3 मॉलिक्यूल ऑफ 9 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 10। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। Enzymes which are breaking down the DNA catalyze the hydrolysis of the covalent bonds that join the nucleotides together. What would happen to the DNA molecules treated with these enzymes? आपको ये बताना है कि कौन से एंजाइम्स हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ये बताना है कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो होता है वो डीएनए को कैटेलाइज करने का काम करता है, ब्रेक डाउन करके हाइड्रोलिसिस करा देता है कोवेलेंट बॉन्ड की, ताकि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन हो सके। ठीक है, अगर
डीएनए मॉलिक्यूल्स को इन एंजाइम्स के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या दो स्ट्रैंड बन जाएंगे डीएनए डबल हेलिक्स के, अलग अलग दो स्ट्रैंड आपके सेपरेट हो जाएंगे, या फिर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस डीऑक्सीराइबोस शुगर के वो टूट जाएंगे, ब्रोकन हो जाएंगे। प्यूरिन्स वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्या डीऑक्सीराइबोस शुगर से प्यूरिन सेपरेट हो जाएगा, या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर से पिरिमिडीन सेपरेट हो जाएगा? क्या होगा इन चारों ऑप्शन के में से आपको लगता है कि क्या हो सकता है? Enzymes which are breaking down the DNA catalyze the hydrolysis of covalent bonds which are joining the nucleotide together. What would happen to the DNA molecule treated with these enzymes? अगर डीएनए एंजाइम को इस तरीके के एंजाइम से ट्रीट किया जाए तो क्या होगा डीएनए के साथ? काफी लोगों ने सही ऑप्शन दिया है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डीऑक्सीराइबोस शुगर का ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो शुगर्स हैं वो आपके फॉस्फेट बॉन्ड उससे डिटैच हो जाता है, और फॉस्फेट बॉन्ड निकलने की वजह से आपका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो भी डिटैच हो जाता है, सो आपका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है डीएनए मॉलिक्यूल का। स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ अ प्रोटीन least affected by the disruption in hydrogen bonding in which level of protein structure? आपको यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताना है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लेस अफेक्शन होती है डिसरप्शन के लिए, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के डिसरप्शन में कम अफेक्ट होता है कौन से स्ट्रक्चर में? सो अगेन प्रिया ने सही आंसर दिया है, प्राइमरी लेवल आपका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिसरप्शन से कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है उसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिसरप्शन से कोई अफेक्ट नहीं होता है। Which of the following statement concerning unsaturated fats is true? आपसे ये पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन है इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फिर अनसैचुरेटेड फैट्स से रिलेटेड है? They are more common in animals than in plants. They have double bond in the carbon chain of their fatty acids. They are generally solidify at the room temperature. They have fewer fatty acid molecule per fat molecule. आपको इन चारों में से बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है कार्बन चेन, फैटी एसिड की जो दो फैटी एसिड का कार्बन चेन होती है उसके बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके सॉलिडिफाई नहीं होते, वो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो वैक्स या फिर वैक्स या ऑयल्स होते हैं जो कि सॉलिडिफाई हो जाते हैं अगर आप उनको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो। चलिए 19th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आप देखिए। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन है। कोस्टा रिका में एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था। कोस्टा रिका के फॉरेस्ट में एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट देयर डिटरमाइन दैट द पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म की जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस था उसके हीमोग्लोबिन का उसको डिटरमाइन किया था, जिसमें आपको 72 अमाइनो एसिड्स देखने को मिल रहे थे, जिसके बीच में आपको डिफरेंस ह्यूमंस का 72 अमाइनो एसिड का डिफरेंस था और 65 डिफरेंस आपको गिबॉन के साथ देखने को मिला था, और रैट से अगर कंपेयर करें तो उसमें 49 डिफरेंसेस थे। फ्रॉग से कंपेयर करें तो वहां पे 5 डिफरेंस आपको देखने को मिला था। ये डेटा क्या सजेस्ट करता है? क्या ह्यूमंस उस ऑर्गेनिज्म से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे फ्रॉग्स के कंपैरिजन में, या फिर फ्रॉग्स ज्यादा कंपैरिजन में ह्यूमंस के ज्यादा क्लोज थे उस ऑर्गेनिज्म के, या फिर वो ऑर्गेनिज्म गिबॉन्स के साथ इवॉल्व हुआ था ना कि रैट्स के, या फिर वो
ह्यूमंस के ज़्यादा क्लोज था, ना कि रैट के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुझे लग रहा था इसका आप आंसर सही नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और यहाँ पर अगर आपने ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था एक्चुअली, तो इस वजह से आपका थोड़ा गलत हो भी सकता था। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा अगर दिमाग लगाते, तो जो नया अमीनो एसिड है वो ह्यूमन के ज़्यादा क्लोज था। 72 अमीनो एसिड का डिफरेंस उसमें था, जिसके वजह से, और फ्रॉग में सिर्फ 5 ही डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो 4 ऑप्शंस इसमें से मुझे तो सही लगता है कि बी ही सही होना चाहिए, क्योंकि 5 ही डिफरेंस वहां पे दिख रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि वो बहुत ज़्यादा उससे अलग होगा। और ह्यूमंस में 72 अमीनो एसिड का डिफरेंस था, तो ह्यूमन के कंपैरिजन में फ्रॉग ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे उसके। एनीवेज, चलिए कोई नहीं, वो क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब टाइप का था, उसके आंसर आप दे देते हो सही, वो जरूरी नहीं था। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द डीएनए दैट अलाउज इट टू रेप्लिकेट? डीएनए का कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है जो कि उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ऑफ द टू हेलिसेस, ट्विस्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन अल्फा हेलिक्स। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही? इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है जी। आप ये देखो कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है जो आकर के बाइंड होता है नाइट्रोजेनस बेसिस, जो कि एमआरएनए का सीक्वेंस होता है, वो डीएनए से आकर के बाइंड होता है, जिसकी वजह से आपका एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन फाइनली प्रोसीड होता है, और आपका प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए वो आगे फर्दर एमआरएनए को प्रोसेस करता है। सो ये पूरी एक प्रोसेस थी नाइट्रोजिनस बेसिस की बाइंड होने की, डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, वॉटसन में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके साथ चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से, सभी लोगों ने आंसर यहाँ पे किया है। काफ़ी लोगों के आंसर यहाँ पे सही आ रहे थे, और आई होप कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो आप चलिए, इसी के साथ अब इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।